हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर के गुप्ता आज आपको साइंस के 150 बेहतरीन प्रश्न करवाने जा रहा हूं, जो हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ में चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। सबसे पहला प्रश्न है आपका, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। क्या फीमर है, या दांतों का एनेमल है, या केराटिन है, या खोपड़ी है? तो इसके जवाब की अगर हम बात करें तो शरीर का सबसे कठोर तत्व जो होता है वो होता है आपका दांतों का एनेमल। दांतों का एनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है। दांतों की ऊपरी परत एनेमल, जिसे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, यह कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। वहीं हम अगर फीमर की बात करें तो फीमर हमारे सबसे जांघ में पाई जाने वाली सबसे बड़ी हड्डी होती है, लेकिन एनेमल से ये कमजोर होता है। अगले प्रश्न पे आगे बढ़ेंगे। तंत्रिका तंत्र, जिसे हम लोग नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, तंत्रिका तंत्र जिसे हम लोग नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, ये किसकी इकाई कहलाती है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन नेफ्रॉन, न्यूरॉन, कोशिका या फिर ऊतक। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र किसकी इकाई कहलाती है? ये कहलाती है आपकी न्यूरॉन की। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की वह कोशिका है जो मस्तिष्क और शरीर के बीच में संकेत भेजने का कार्य करती है, और जो नेफ्रॉन होता है ये गुर्दे की क्रियात्मक इकाई कहलाती है। अगले प्रश्न पे आगे बढ़ेंगे। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। क्या पहला ऑप्शन है आपका 6.4, दूसरा ऑप्शन है आपका 7, तीसरा ऑप्शन है आपका 7.4 या फिर 8.4। अगर हम मानव रक्त की बात करें तो मानव रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है, अर्थात मानव रक्त क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। और यहीं पे हम बात करें अगर अम्ल और क्षार की, तो आपको एक चीज पता होना चाहिए। अगर किसी भी चीज का पीएच मान 7 है तो वह उदासीन होगा, 7 से कम है तो अम्लीय प्रकृति होगी, और यदि 7 से ज्यादा है तो वह क्षारीय होता है। इन चीजों का आप विशेष ध्यान देंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रक्त समूह की खोज किसने की थी? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। रक्त समूह की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन है विलियम हार्वे, दूसरा ऑप्शन है आपका कार्ल लैंड-स्टीनर या लुई पाश्चर या फिर डार्विन। तो अगर हम बात करें रक्त समूह की जो खोज की थी वो आपके कार्ल लैंड-स्टीनर ने की थी। रक्त समूह की खोज किसने करी थी भैया? ये करी थी कार्ल लैंड-स्टीनर ने। कार्ल लैंड-स्टीनर ने सन 1901 में ब्लड ग्रुप ए बी और ओ इन रक्त समूह की खोज की थी, जबकि विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। ध्यान दीजिएगा, जबकि विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। अगला प्रश्न है आपका, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी की अगर हम बात करें, जिसे हम लोग लाल रक्त कणिकाएं यानी रेड ब्लड कार्पल्सेस या रेड ब्लड सेल के नाम से जानते हैं, वहीं डब्ल्यूबीसी की बात करें जिसे व्हाइट ब्लड कार्पल्सेस या श्वेत रक्त कणिकाओं के नाम से जानते हैं, तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है वो आपका कहाँ होता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका अस्थि मज्जा, जिसे हम लोग बोन मैरो के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इंसुलिन का स्त्राव किस ग्रंथि से होता है? प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है, इसका स्त्राव किस ग्रंथि से होता है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। क्या
पीयूष ग्रंथि से होता है, अग्न्याशय से होता है, या फिर थाइमस से, या फिर यकृत से। ध्यान दीजिएगा, जो इंसुलिन ग्रंथि का, जो इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव होता है वो कहाँ से होता है भैया? अग्न्याशय से होता है, जिसे हम लोग पैनक्रियाज भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ेंगे। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन है आपका अग्न्याशय, दूसरा है आपका यकृत जिसे लीवर भी कहते हैं, तीसरा ऑप्शन है आपका थायराइड, और चौथा ऑप्शन है आपका पीयूष ग्रंथि। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका लीवर अर्थात यकृत। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जिसे ग्लैंड्स भी कहते हैं, तो कौन सी है? यह है आपका यकृत अर्थात लीवर। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। अगर यकृत की बात करें तो यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह पित्त बनाती है और विषहरण का काम करती है। विषहरण का मतलब है जो भी हमारे शरीर के अंदर विषैले पदार्थ बनते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करती है। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड्स के नाम से किस ग्रंथि को जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। क्या थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन दूसरा दिया गया है पीयूष ग्रंथि जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, थायराइड ग्रंथि, या फिर एड्रिनल ग्रंथि। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहता है, तो इसका ध्यान दीजिएगा। मास्टर ग्रंथि के नाम से हम किसे जानते हैं? तो मास्टर ग्रंथि को हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है? पहले तो आपको ये बता देते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, अर्थात अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। इसी कारण पेड़ पौधों को स्वपोषी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन है आपका, क्या इसका जवाब CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड है? दूसरा ऑप्शन है जल है, तीसरा ऑप्शन है क्लोरोफिल है, या चौथा ऑप्शन है आपका सूर्य का प्रकाश है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन का स्रोत होता है वो होता है आपका वाटर अर्थात H2O, अर्थात पानी के कारण ही प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? अर्थात पहला प्रश्न, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या इसे हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं? क्या इसे साइटोलॉजी कहते हैं? क्या इसे डर्मेटोलॉजी कहते हैं? या इसे फिजियोलॉजी कहते हैं? तो जवाब की अगर हम बात करें तो कोशिका के अध्ययन को हम लोग कहते हैं भैया साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका क्या है? सबसे पहला प्रश्न आ गया, मान लीजिए कोशिका क्या है? तो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे, कोशिका क्या है? तो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। तो इसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? साइटोलॉजी। अगर हम हिस्टोलॉजी की बात करें, हिस्टोलॉजी का अध्ययन जो किया जाता है ये ऊतकों का अध्ययन कहलाता है। ऊतकों का अध्ययन, ऊतकों का अध्ययन, ऊतकों का अध्ययन किसमें करते हैं भैया? हम हिस्टोलॉजी में। अब ये ऊतक क्या होते हैं? तो कोशिकाओं का समूह, अर्थात जब ढेर सारी कोशिकाएं मिल जाती हैं तो ऊतक का निर्माण करती हैं। डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत हम त्वचा संबंधी अध्ययन करते हैं और फिजियोलॉजी में, चलिए अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? राइबोसोम को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आपको ऊर्जा घर कहते हैं, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, तीसरा आत्महत्या की थैली कहते हैं, या चौथा यातायात प्रबंधन कहते हैं। तो राइबोसोम को किस नाम से जानते हैं? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ेंगे। विटामिन की खोज किसने की थी? प्रश्न है आपका, विटामिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है मैकुलम ने,
फंक ने, होलकट ने या फिर न्यूटन ने? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो विटामिन की खोज करी थी वो फंक ने करी थी। कब करी थी भैया? तो 1912 में फंक ने विटामिन शब्द का नाम दिया था और विटामिन की खोज भी करी थी। अगला प्रश्न है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो ये प्रश्न आपके बच्चों को पता होता है कि पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है भैया? क्लोरोफिल के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन क्या है? ये रक्त में पाया जाने वाला एक तरल पदार्थ है। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ेंगे। अल्प एवं असंतुलित भोजन से कौन सा रोग होता है? अगर आप अल्प मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन आपका असंतुलित है अर्थात अबैलेंस डाइट है, तो आपको कौन सा रोग होने का खतरा होता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका कुपोषण, अर्थात बच्चों में वृद्धि ठीक प्रकार से नहीं हो पाती है और बच्चे शारीरिक रूप से कुपोषित हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। शरीर की क्रियाओं का नियमन व नियंत्रण कौन करता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। शरीर की क्रियाओं का नियमन व नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन है आपके श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र जिसे नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, पाचन तंत्र या फिर कंकाल तंत्र। तो बात करें शरीर की क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण करने का जो कार्य करता है वो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, जिसे हम लोग तंत्रिका तंत्र के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं भैया। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करने वाला पौधा या जीव कौन सा है? अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा जीव या पौधा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन की क्रिया करता है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। क्या ये नीम है? क्या ये खमीर है जिसे हम लोग ईस्ट के नाम से भी जानते हैं? क्या ये गुलाब है? या फिर आपका ऑप्शन आम है? तो हम सही बात करें, अगर ऑक्सीजन के बिना भी जो सांस लेने में सक्षम है वो है आपका खमीर। इसे हम लोग अपनी भाषा में ईस्ट भी कहते हैं। जो ईस्ट एक प्रकार का कवक होता है। इसका प्रयोग ब्रेड, डबल रोटी, केक आदि चीजों में इनको फुलाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? खमीर, अर्थात ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करने वाला जो जीव या पौधा है वो क्या है? आपका खमीर है। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। एंटीबॉडी का निर्माण किस कोशिका में होता है? प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और जवाब देने का प्रयास करेंगे। एंटीबॉडी का निर्माण किस कोशिका में होता है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आरबीसी, लिम्फोसाइट, प्लेटलेट्स या यकृत। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका लिम्फोसाइट्स, अर्थात एंटीबॉडीज का जो निर्माण होता है वो लिम्फोसाइट्स में होता है। लिम्फोसाइट्स एक प्रकार की WBC जो हमारे शरीर की आर्मी है, अर्थात हमारी सुरक्षा करती है, अर्थात रोगों से लड़ने के लिए हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, अस्थमा रोग किस कारण से होता है? अस्थमा रोग का कारण पूछा गया है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपके। क्या इसका कारण वायरस है, एलर्जी है या बैक्टीरिया है या फिर चोट लगने के कारण? तो अस्थमा रोग का जो कारण है वो होता है आपका एलर्जी। किसके कारण होता है अस्थमा रोग? एलर्जी के कारण। एलर्जी को प्रत्युर्जता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्युर्जता। प्रत्युर्जता ये हिंदी नाम है। हम लोग एलर्जी पढ़ते हैं, एलर्जी को हिंदी में प्रत्युर्जता कहते हैं। ये किसी के कारण से भी हो सकती है। किसी को कपड़े से एलर्जी होती है, किसी को धूल से एलर्जी होती है, किसी को धूप से एलर्जी होती है। एलर्जी भी तमाम प्रकार की हो सकती है। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। आनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं? आनुवांशिक गुणों की बात करें तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे पहुंचते हैं? क्या ये रक्त के द्वारा? आनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं? क्या ये रक्त के द्वारा जाते हैं? क्या ये क्रोमोसोम्स के द्वारा जाते हैं या विटामिन के द्वारा जाते हैं या हार्मोन के द्वारा जाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि आनुवांशिक गुण जो होते हैं ये क्रोमोसोम के द्वारा, अर्थात जो हमारे गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों के द्वारा हमारे बॉडी में या दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं, जो कि हमारे माता पिता के द्वारा ये गुणसूत्र प्राप्त होते हैं।
अगला प्रश्न है आपका, रंग वर्णांधता जिसे हम लोग कलर ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं, रंग वर्णांधता जिसे कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, इसमें होता क्या है? तो इसमें रंगों की पहचान अर्थात रंग की पहचान नहीं हो पाती है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए, आपको बताना है कि किन रंगों की पहचान नहीं हो पाती है। क्या इसका जवाब नीला और पीला है, लाल और हरा है, काला और सफेद है, या सभी रंग है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति होते हैं ये लाल और हरे रंग में अंतर नहीं स्पष्ट कर पाते हैं, अर्थात ऐसे लोगों को किसी भी प्रकार का ड्राइवर आदि भी नहीं बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो लोग वर्णांधता से ग्रसित होते हैं उन्हें किसी भी प्रकार का ड्राइवर नहीं बनाया जा सकता। वर्णांधता की अगर बात करें तो वर्णांधता की जो वाहक होती है वो महिला होती है, अर्थात मादा इसकी वाहक होती है, और नर में यह एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। चलिए अगले प्रश्न पे आगे बढ़ेंगे भैया। मृत आरबीसी का नाश कहाँ होता है? प्रश्न थोड़ा सा जटिल है यहाँ पे। अगर हम अपनी शुद्ध भाषा में बात करें, मृत आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? ये प्रश्न आपने कई बार पढ़ा होगा कि आरबीसी का जो मृत का कब्रिस्तान है इसको किसे कहा जाता है? क्या गुर्दे में, प्लीहा में, हृदय में, या फिर फेफड़ों में? ऑप्शन एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे, गुर्दे में, प्लीहा में, हृदय में, या फिर फेफड़े में। तो आपको पता होना चाहिए इसका जो सही जवाब है वो है आपका प्लीहा, जिसे हम लोग स्प्लेन के नाम से भी जानते हैं, अर्थात आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत, त्वचा, जांघ या मस्तिष्क? तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो है आपका त्वचा। अगला प्रश्न है आपका, गाय के दूध का रंग पीला क्यों होता है? अर्थात जो गाय का दूध होता है ये पीला किस कारण होता है? क्या लैक्टोज के कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है, या फिर वसा के कारण होता है, या प्रोटीन के कारण होता है? तो गाय के पीले रंग का दूध कैरोटीन के कारण होता है, अर्थात कैरोटीन प्रोटीन पाई जाती है। कैरोटीन प्रोटीन के कारण जो गाय के रंग का दूध होता है वो पीले रंग का दिखाई देता है। यहीं पे प्रोटीन की अगर हम बात करें तो हमारे जो नाखून होते हैं, नाखून में कैरोटीन प्रोटीन पाई जाती है, बालों में भी कैरोटीन प्रोटीन पाई जाती है, और अंडे की बात करें, अंडे में एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। इन प्रश्नों को भी आप ध्यान देंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। कौवे का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, कौवे का वैज्ञानिक नाम क्या है? पहला ऑप्शन है आपका पावोक्रिस्टेटस, दूसरा ऑप्शन है कोवर्स स्प्लेंडर्स, या फिर होमो सैपियंस, या फिर राना टिग्रिना। जवाब देने का प्रयास करेंगे आप लोग कि कौवे का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो हम बात करें, कौवे का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है कोवर्स स्प्लेंडर्स। क्या होता है? कोवर्स स्प्लेंडर्स। यहीं पे बात करें कि जो पावोक्रिस्टेटस ये वैज्ञानिक नाम मोर का होता है। किसका वैज्ञानिक नाम होता है भैया? मोर का होता है। होमो सैपियंस की बात करें तो ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है, और राना टिग्रिना की बात करें तो ये मेढक का वैज्ञानिक नाम होता है। ध्यान दीजिएगा, इन प्रश्नों को पूछे भी जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से कितनी अधिक होती है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से कितनी अधिक होती है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 2 गुनी, या फिर लगभग 7 गुनी, या 10 गुनी, या फिर बराबर होती है। तो हम बात करें कि जो प्रकाश संश्लेषण की दर होती है वो श्वसन दर की लगभग 7 गुनी होती है। कितनी होती है? लगभग 7 गुनी होती है।
अगला प्रश्न है आपका, शुद्ध सोने की शुद्धता कितनी होती है? शुद्ध सोने की शुद्धता कितनी होती है? क्या ये 22 कैरेट होता है, क्या 24 कैरेट होता है, या 18 कैरेट, या फिर 20 कैरेट? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका 24 कैरेट, अर्थात जो शुद्ध सोना होता है उसका 24 कैरेट सही जवाब है। 24 कैरेट सोना 99.99% शुद्ध होता है और ये बहुत ज्यादा मुलायम होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए तांबा आदि धातुओं को मिलाकर सोने को 22 कैरेट में बदला जाता है। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। जल का हिमांक अर्थात फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? जल के हिमांक बिंदु की बात करें यहाँ पे, क्या 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर -4 डिग्री सेल्सियस होता है? तो इसका जो जवाब है ये है 0 डिग्री सेल्सियस, अर्थात जल अर्थात पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बनना शुरू हो जाता है। अगले प्रश्न, ओजोन परत किससे बनी हुई है? अर्थात ओजोन परत की बात करें, क्या ये ऑक्सीजन से बनी हुई है, क्या ये O3 से बनी हुई है, क्या ये N2 से बनी हुई है, क्या ये CO2 से बनी हुई है? तो ओजोन परत की बात करें तो ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर ओजोन परत का निर्माण करते हैं और ओजोन परत अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी सुरक्षा भी करती है। काला सोना ब्लैक गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? क्या ये कोयला है, पेट्रोलियम है, लोहा है, या फिर हीरा है? तो काला सोना के नाम से हम लोग पेट्रोलियम को जानते हैं। इसका सही जवाब पेट्रोलियम है। अगला प्रश्न है आपका, एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? एलपीजी जिसे हम लोग लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं। तो एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैसें पाई जाती हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, मीथेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन, या फिर एसिटिलीन। तो एलपीजी में मुख्यतः जो गैस पाई जाती है वो है आपका ब्यूटेन। कौन सी गैस पाई जाती है भैया? ब्यूटेन गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? सीएनजी, आजकल आप देखते होंगे कि गाड़ियों में सीएनजी गैस का यूज काफी अधिक मात्रा में किया जाता है और इससे प्रदूषण भी कम होता है। तो इसका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, कॉमन नेचुरल गैस है, कंप्रेस नेचुरल गैस है, या क्लीन नेचुरल गैस है, या फिर कार्बन नेचुरल गैस है? इसका जो सही जवाब है वो है आपका कंप्रेस नेचुरल गैस, अर्थात सीएनजी। अगला प्रश्न है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यूरिया अर्थात यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NH3CO NH2, या NH2 का होल ट्वाइस NaCl, या HNO3? तो यूरिया का जो सूत्र है वो होता है CONH2 या NH2 का होल ट्वाइस। यूरिया को सबसे पहले वोहलर ने अपने प्रयोगशाला में बनाया था। किस वैज्ञानिक ने यूरिया को सबसे पहले बनाया था? वोहलर ने बनाया था। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप दूसरी प्रकार से लिख सकते हैं CONH2CO। अगले प्रश्न पे आगे बढ़ेंगे। खाने का नमक क्या है? अर्थात जो हम नमक खाते हैं वो क्या है? क्या KCl है, NaCl है, MgCl2 है, या CaSO4 है? ये बहुत आसान सा प्रश्न है। इसका सही जवाब है आपका NaCl, जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। सोडियम क्लोराइड। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? बात करें अगले प्रश्न में कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, नाइट्रोजन। तो सबसे हल्का जो तत्व है वो है आपका हीलियम। क्या है इसका सही जवाब? हीलियम। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है आपके, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रासायनिक क्रिया, या फिर गुरुत्वाकर्षण।
तो नाभिकीय संलयन, अर्थात जो हाइड्रोजन बम होता है ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, रसायन विज्ञान का जनक, फादर ऑफ केमिस्ट्री के रूप में किसे जाना जाता है? क्या रदरफोर्ड हैं, एंटोनी लेवोजियर हैं, या डाल्टन हैं, या फिर मेंडलीफ हैं? तो इनका जो सही जवाब है वो है आपके एंटोनी लेवोजियर। लेवोजियर की जगह कहीं कहीं पे लेवाजिए भी मिलता है, लेवाजिए, ध्यान दीजिएगा। केमिस्ट्री के जो पिता कहे जाते हैं वो एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। लेवाजियर ने ऑक्सीजन के दहन में महत्वपूर्ण भूमिका और आधुनिक रसायन विज्ञान की नींव रखी थी, इस कारण इन्हें केमिस्ट्री का पिता कहा जाता है। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल का जनक किसे कहा जाता है? क्या मोजले हैं, मेंडलीफ है, या फिर न्यूलैंड्स है, या फिर डोबे राइनर है? तो आधुनिक आवर्त सारणी या आवर्त सारणी के जो जनक है वो आपके मेंडलीफ कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? मेंडलीफ। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? 7, 18, 10 या 12? तो आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो इसमें जो समूहों की संख्या है वो 18 समूह है। कितने समूह है? 18 समूह है। अगला प्रश्न है, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार पूछा भी जा चुका है, ध्यान रखेंगे इस प्रश्न के बारे में। ऑप्शन आपके सामने है, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो गुब्बारों में जो भरने वाली गैस है वो है आपका हीलियम। इसका कारण यह है कि यह गैस बहुत हल्की होती है, जिसके कारण इसे गुब्बारों में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या होता है? ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या ये तापमान को बढ़ाता है? क्या ये यूवी किरणों से हमारी रक्षा करता है? क्या ये वर्षा कराता है या फिर ऑक्सीजन बनाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो ओजोन परत होती है ये हमारी यूवी किरणें अर्थात अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी सुरक्षा करती है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें, जिसे अल्ट्रावायलेट किरणें भी कहते हैं, इनके द्वारा स्किन का कैंसर, जिसे त्वचा कैंसर के नाम से जानते हैं, पनपता है। जो ओजोन परत क्या करती है, इन किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अम्ल अर्थात एसिड, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? क्या ये कड़वा होता है, खट्टा होता है, मीठा होता है या फिर नमकीन होता है? तो अम्ल का जो स्वाद होता है वो होता है भैया आपका खट्टा। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। थोड़ा सा इसके बारे में और आपको जानकारी दे दें। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H+ आयन देते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? अर्थात बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, Na2CO3, NaHCO3, NaCl या फिर KOH। बेकिंग सोडा को हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं, खाने का सोडा, या फिर इसी को मीठा सोडा भी कहा जाता है, मीठा सोडा। तो बेकिंग पाउडर की बात करें तो बेकिंग पाउडर का जो सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से इसे जाना जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। वॉशिंग सोडा का
सूत्र क्या होता है? वॉशिंग सोडा अर्थात जिसे हम लोग धावन सोडा के नाम से भी जानते हैं। धावन सोडा अर्थात धोने का सोडा। ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, NaHCO3 या फिर Na2CO3 इंटू 10H2O। अगला ऑप्शन NaOH या फिर CaCO3। तो बात करें धावन सोडा की, तो धावन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। अर्थात आप यहां से पहचान सकते हैं कि जल के 10 अणु जब मिल जाते हैं किसके साथ में? सोडियम कार्बोनेट के साथ में, तो क्या बना देते हैं? ये बना देते हैं आपका वॉशिंग सोडा या फिर धावन सोडा। चलिए अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। पीएच स्केल का परिसर रेंज कितना होता है? क्या इसका रेंज 1 से 10 तक होता है, या 0 से 14, या 0 से 7, या 7 से 14 होता है? तो पीएच स्केल की रेंज की बात करें हम, तो इसका जो मान है वो 0 से लेकर के 14 के बीच में होता है। कहां तक? 0 से 14 के बीच में होता है। और पीएच के नाम की बात करें तो इसे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं भैया? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? पीएच। और इसकी खोज किसने करी थी? तो सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक थे। सोरेनसन। किन्होंने खोजा था पीएच स्केल के बारे में? सोरेनसन ने इसको बताया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 0 से 14, अर्थात 0 से 14 तक पीएच स्केल में अंक पाए जाते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पे आगे बढ़ेंगे। वर्षा का जल का पीएच मान कितना होता है जब वह अम्लीय वर्षा कहलाता है? अर्थात जब पानी बरसता है तो वर्षा के जल का पीएच मान कितना हो जाता है? क्या ये 7 होता है, क्या फिर 5.6 से कम होता है, या फिर 8 होता है, या फिर 2 होता है? इसके सही जवाब की बात करें तो जो वर्षा के जल का पीएच मान होता है वो 5.6 से कम होता है। और जब भी कोई 7 से कम होगा तो वह अम्लीय कहलाता है। क्या कहलाता है? अम्लीय कहलाता है। और यहाँ पे पूछा क्या है? वर्षा का जल का पीएच मान अर्थात अम्लीय वर्षा, तो 7 से कम ही इसका मान रहेगा। तो इसका सही जवाब क्या है? 5.6 से कम। अगला प्रश्न है, मेंडल ने किस पौधे पर अपने प्रयोग किए थे? मेंडल चने पे, मटर पे, सरसों पे, या फिर गेहूं पे? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने जो प्रयोग किए थे इन्होंने मटर के पौधे पे किए थे। अर्थात मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम होता है। क्या होता है? पाइसम सेटाइवम। मेंडल ने आनुवांशिकता संबंधी जितने भी प्रयोग किए थे उन्होंने किस पौधे का चुनाव किया था? मटर के पौधे का चुनाव किया था। अगले प्रश्न पे आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, एटीपी को क्या कहा जाता है? एटीपी को क्या कहा जाता है? क्या ये जीवन का आधार, ऊर्जा की इकाई, प्रोटीन, या फिर हार्मोन? तो बात करें एटीपी की, तो एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या नाम होता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये किस रूप में कार्य करती है? तो इसे ऊर्जा की इकाई कहा जाता है। क्या कहते हैं? एनर्जी ऑफ करेंसी। क्या कहते हैं? ऊर्जा की इकाई। अगला प्रश्न है आपका, अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अर्थात जो बोन्स होती हैं इसका अध्ययन क्या कहलाता है? क्या ये मायोलॉजी कहलाता है? क्या ये ऑस्टियोलॉजी कहलाता है? क्या ये कार्डियोलॉजी कहलाता है? क्या ये हेमेटोलॉजी कहलाता है? सही जवाब देने का प्रयास करेंगे आप लोग। तो अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शहद का प्रमुख घटक क्या है? शहद जो मधुमक्खियों के द्वारा हमें प्राप्त होती है इसका मुख्य घटक पूछा गया है। तो क्या ग्लूकोज है, फ्रैक्टोज है, माल्टोज है, या फिर सुक्रोज है? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका फ्रैक्टोज। अर्थात शहद का प्रमुख घटक क्या कहलाता है? फ्रैक्टोज कहलाता है।
चलिए अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? यह भी काफी बार पूछा गया प्रश्न है, आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? क्या ये बड़ी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है, आमाशय में होता है या फिर यकृत में होता है? तो इसका सही जवाब है छोटी आंत। अर्थात पचे हुए भोजन का जो संश्लेषण होता है वो छोटी आंत में होता है। चलिए, सर्वदाता, यहाँ ब्लड से एक प्रश्न आया हुआ है, यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा होता है? तो सर्वदाता की बात करें तो सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? ऑप्शन आपके सामने है, ए है, बी है, ए बी है या फिर ओ है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ओ रक्त समूह। अर्थात जो ओ वर्ग के रक्त समूह के व्यक्ति होते हैं इन्हें सर्वदाता के नाम से जानते हैं। यहीं पर बात करें सर्वग्राही, सर्वग्राही यानी ये सभी से अपना रक्त ग्रहण कर सकते हैं। तो रक्त समूह ए बी वाले जो व्यक्ति होते हैं ये क्या होते हैं भैया? सर्वग्राही होते हैं। और सर्वदाता कौन होता है? रक्त समूह ओ वाले व्यक्ति। इन चीज को ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? क्या ये स्टेप्स होती है, फीमर होती है या टीबिया होती है या फिर ह्यूमरस होती है? जैसा आप जानते हैं कि मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो फीमर होती है। जो कहाँ पाई जाती है भैया? ये पाई जाती है आपकी जांघ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जांघ में। और स्टेप्स की बात करें तो स्टेप्स जो हड्डी होती है कान में पाई जाती है और ये सबसे छोटी हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी। दो प्रश्न यहां से बनते हैं। एक बनता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो इसका जवाब रहेगा फीमर, अर्थात जांघ में पाई जाती है। और दूसरा है आपका मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका स्टेप्स या फिर स्टेपीज, जो कि कान में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। लीजिए वही प्रश्न आ गया आपका, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो दे दीजिए भैया इसका जवाब स्टेप्स होती है। कौन सी होती है? स्टेप्स होती है। चलिए आगे बढ़े। लार, जिसे सलाइवा भी कहते हैं, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? क्या रेनिन पाया जाता है, क्या टाइलिन पाया जाता है, क्या पेप्सिन पाया जाता है, क्या ट्रिप्सिन पाया जाता है? तो मानव की लार में बात करें तो कौन सा एंजाइम पाया जाता है भैया? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पेट अर्थात आमाशय में भोजन पचाने के लिए कौन सा अम्ल बनता है? क्या सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, नाइट्रिक अम्ल बनता है या सिट्रिक अम्ल बनता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें जैसे H2SO4 या अम्लों का राजा अम्लराज, अम्लराज, क्या ये बनता है या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है या नाइट्रिक अम्ल बनता है या सिट्रिक अम्ल बनता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका HCl। अर्थात हमारे भोजन को पचाने के लिए जो हमारे पेट या आमाशय में अम्ल बनता है उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस अर्थात पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या फिर केंद्रक। तो कोशिका का जो पावर हाउस है वो किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला प्रश्न है, आत्महत्या की थैली अर्थात सुसाइड बैग के नाम से किसे जाना जाता है? क्या इसका जवाब लाइसोसोम है, राइबोसोम है, गाल्गी बॉडी है या फिर रिक्तिका है? तो आत्महत्या की थैली भैया किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपको लाइसोसोम को। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं 2, 3, 4, 5।
तो कोष्ठ की बात करें, जिन्हें हम लोग चैम्बर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, चैम्बर भी कहते हैं। ये तो सभी को पता होता है कि मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 4 कोष्ठ या चैम्बर पाए जाते हैं, जिनमें से 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं, अर्थात एक दायां और एक बायां। सेम चीज यहां भी, निलय में भी बायां और दायां। चलिए, तो प्रश्न का जवाब मिल गया होगा कि मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर या कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, तो 4 चैम्बर पाए जाते हैं। यहीं पर बात करें, मछलियों के शरीर में 2 कोष्ठ पाए जाते हैं और मेढक में 3 कोष्ठ पाए जाते हैं। ये प्रश्न आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि मेढक के हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं। तो मेढक में 3 चैम्बर मिलते हैं, वहीं मछलियों में 2 चैम्बर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, डायलिसिस का संबंध किस अंग से है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डायलिसिस होता क्या है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जो डायलिसिस होता है, जब गुर्दे या फिर हमारी किडनी पूरी तरह से काम करना बंद कर देती हैं, उस स्थिति में एक प्रोसेस होता है, किसके लिए, रक्त को शुद्ध करने के लिए या साफ करने के लिए, जिसे हम लोग क्या नाम कहते हैं, डायलिसिस के नाम से जानते हैं। तो आपको जवाब भी मिल चुका होगा। इसका जो जवाब है तो क्या हो जाएगा भैया, आपका गुर्दा। डायलिसिस किसके लिए किया जाता है, गुर्दा या किडनी के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है, ध्यान देंगे। जब किडनी खराब हो जाती है और खून साफ नहीं कर पाती, तो कृत्रिम रूप से खून साफ करने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, आपकी डायलिसिस कहलाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ेंगे। ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है। ईसीजी, इसका ऑप्शन है हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े या फिर मांसपेशियां। ईसीजी की बात करें, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसका जो प्रयोग होता है वो हृदय की गति को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ईसीजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। ऑप्शन है आपके कमल, रेफलेशिया, बोल्फिया या फिर सूरजमुखी। तो दुनिया के सबसे बड़े फूल की बात करें तो इसका जो जवाब है वो है आपका रेफलेशिया। ये लगभग 10 वर्षों में एक बार खिलता है। और इस फूल का जो डायमीटर होता है, अर्थात जो व्यास होता है, वो लगभग 1 मीटर से अधिक होता है। इसलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा फूल कहा जाता है। वहीं बात करें सबसे छोटे पुष्प की, तो जो बुल्फिया होता है ये सबसे छोटा पुष्प कहा जाता है, सबसे छोटा पुष्प। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, आलू पौधे का कौन सा भाग है। आलू पौधे का कौन सा भाग है। क्या ये जड़ है, क्या ये तना है, क्या ये फल है या फिर फूल है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका तना। अगला प्रश्न है, लौंग, जिसे हम लोग क्लोव कहते हैं, मसालों के रूप में यूज किया जाता है, लौंग क्या है। क्या ये तने की गांठ होती है, या सूखी हुई पुष्प की कली होती है, या फिर फल होता है, या फिर बीज होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है पुष्प की कली, अर्थात सूखी हुई पुष्प की जो कली होती है वो क्या कहलाती है, आपकी लौंग कहलाती है। अगला प्रश्न है आपका, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है।
ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। जवाब देने का प्रयास कीजिएगा कि लाफिंग गैस अर्थात हंसाने वाली गैस के नाम से किसे जानते हैं। इस गैस को सूंघने के बाद में आदमी हंसता ही रहता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका नाइट्रस ऑक्साइड अर्थात N2O, जिसे हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस भी कहते हैं। सिरका, विनेगर में, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है आपके लैक्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या फिर मैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में जो अम्ल पाया जाता है वो है आपका एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल की सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है CH3COOH। क्या होता है? CH3COOH। अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न आपके पेपरों में कई बार पूछा जाता है। चींटी के डंक अर्थात चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्या फार्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसे मेथनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, या एस्टिक अम्ल पाया जाता है, या लैक्टिक अम्ल पाया जाता है? तो बात करें इसके सही जवाब की तो यह है आपका फार्मिक अम्ल अर्थात मेथेनोइक अम्ल। चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। वहीं सिट्रिक अम्ल की बात करें तो ये खट्टे फलों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? खट्टे फलों में। और लैक्टिक अम्ल आपका दही में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दही में। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ेंगे। दूध के खट्टे होने अर्थात दूध से जब दही बन जाता है तो इसका कारण क्या होता है? क्या इसका कारण टार्टरिक अम्ल है, या लैक्टिक अम्ल है, या एस्टिक अम्ल है, या फिर ऑक्जेलिक अम्ल है? तो आपको पता होना चाहिए इसका जो सही जवाब है वो है लैक्टिक अम्ल। दूध जब खट्टा हो जाता है तो किसमें परिवर्तित हो जाता है? दही के रूप में। और दूध को दही के रूप में परिवर्तित करने वाले जो जीवाणु होते हैं उनका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम होता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है और किसके रूप में परिवर्तित हो जाता है? दही के रूप में। चलिए अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। बिजली के हीटर की कुंडली किस धातु की बनी होती है? बिजली के हीटर की कुंडली किस धातु की बनी होती है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तांबा, नाइक्रोम, लोहा या फिर टंगस्टन। तो बिजली के जो हीटर होते हैं इनका जो कुंडली होता है वो किस धातु की बनी होती है? नाइक्रोम धातु की बनी होती है। किस धातु की बनी होती है? नाइक्रोम धातु की बनी होती है। नाइक्रोम ये निकिल और क्रोमियम का मिश्रण होता है अर्थात नाइक्रोम एक मिश्र धातु होती है। क्या होती है? मिश्र धातु होती है। और इसका जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ज्यादा उच्च होता है, जिससे ये गर्म होकर लाल हो जाता है, लेकिन ये जल्दी पिघलता नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? ये प्रश्न आपका कक्षा 10 में, किसमें? कक्षा 10th बहुत ज्यादा पूछा गया है कि बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये किस धातु का या किसका बना होता है? तांबा का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, एल्युमिनियम का बना होता है, या फिर शीशा का बना होता है? तो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। फिलामेंट जिसे हम अपनी भाषा में तंतु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तंतु। तो बिजली का जो बल्ब का तंतु होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है, लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है, फ्यूज तार किससे बना होता है? फ्यूज वायर की बात करें तो इनके ऑप्शन दिए गए हैं, टिन और तांबा, टिन और शीशा, केवल तांबा या एल्युमिनियम। इसका जो सही जवाब है टिन और शीशा। क्या होगा? लेड और टिन का बना होता है। अगला प्रश्न है आपका, पीतल किन धातुओं का मिश्रण होता है?
पीतल जिसे ब्रॉस के नाम से भी जानते हैं, ये किन धातुओं से मिलकर बना होता है? तांबा और टिन का मिश्रण है, तांबा और जस्ता का मिश्रण है, तांबा और एल्युमिनियम का मिश्रण है, या फिर लोहा और कार्बन का मिश्रण है? तो इसके जो सही जवाब की बात करें तो तांबा और जस्ता, यानी पीतल जो मिश्र धातु है तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। जेरन जिसे हम लोग जिंक भी कहते हैं, जिंक यानी जस्ता, जिंक या जस्ता। तांबा जस्ता सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा यानी आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड, या सिल्वर ब्रोमाइड, या फिर सोडियम क्लोराइड। तो आपको पता होना चाहिए कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, अर्थात AgI। क्या नाम है? सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड को बादलों के ऊपर छिड़का जाता है जिससे बादलों में संघनन होता है और बारिश शुरू हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। फोटोग्राफी में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर सिल्वर आयोडाइड? तो आपको पता होना चाहिए फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। अगला प्रश्न है, चूहा मारने की दवा का रासायनिक नाम क्या है? अर्थात चूहा मारने, रैट पॉइजन के नाम से किस रसायन को जानते हैं? जिंक सल्फेट, जिंक फास्फाइड, पोटेशियम साइनाइड, या फिर लेड नाइट्रेट? तो चूहा विष के नाम से हम जानते हैं जिंक फास्फाइड को। किसे जानते हैं? जिंक फास्फाइड को। अगला प्रश्न है, प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? लोहा, हीरा, प्लेटिनम, या टंगस्टन? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका हीरा। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो हीरा होता है। अगला प्रश्न है आपका, पेंसिल के अंदर लेड, पेंसिल की जो ब्लैक कलर की जो लेड होती है ये किसकी बनी होती है? शीशा की, ग्रेफाइट की, चारकोल की, या फिर फास्फोरस की? तो जो पेंसिल की लेड होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। यहाँ पे संरचना आपको दिखाया गया है, ये ग्रेफाइट की संरचना है और ये आपके डायमंड की संरचना है। देख लीजिए दोनों में इसकी संरचना काफी सरल दिखाई दे रही होगी आपको, और डायमंड की संरचना आपको काफी ज्यादा जटिल दिखाई दे रही होगी, जिस कारण डायमंड जो होता है अधिक कठोर माना जाता है। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ अर्थात ड्राई आइस क्या है? शुष्क बर्फ, सूखी बर्फ जिसे कहते हैं, क्या इसका जवाब जमी हुई बर्फ है, क्या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, या ठोस नाइट्रोजन है, या जमी हुई ऑक्सीजन है? तो बात करें शुष्क बर्फ की, तो शुष्क बर्फ का जो प्रयोग किया जाता है, आजकल आप लोग देखते होंगे शादियों में जो किनारे किनारे ब्राइडल एंट्री में लगा देते हैं मटके, उनमें भरी जाती है, जिसे हम लोग सूखी बर्फ या शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। तो ये क्या होता है भैया? तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसे शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। भारी जल अर्थात हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इस प्रश्न को हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था आपसे, H2O, D2O, H2O2, या फिर NaCl। तो भारी जल का जो सूत्र होता है वो होता है D2O अर्थात ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, या फिर हीलियम? आपको पता होना चाहिए आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है।
अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आर्गन। वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो पाई जाने वाली गैस है वो है आपकी नाइट्रोजन। कभी कभी इसकी मात्रा भी पूछ लेता है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन जो मिलती है वो लगभग 78% पाई जाती है। कितने परसेंट? 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, CO2 0.03% और अन्य गैसें भी पाई जाती है। तो चलिए अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। लोहे पर जंग लगने से उसके भार पे क्या होता है? क्या उसका भार घट जाता है, बढ़ जाता है या वही रहता है, पहले बढ़ता है या पहले घटता है, क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए जंग लगने पर जो उसका भार होता है, वीडियो पढ़ो। चलिए अगला प्रश्न है आपका, लोहे पर जंग लगने से उसके भार पे क्या प्रभाव पड़ता है? क्या भार घट जाता है, बढ़ जाता है, वही रहता है या पहले बढ़ता है फिर घटता है? तो इसका जो सही जवाब है वो जंग लगने पर लोहे का जो भार होता है वो बढ़ जाता है। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। 150 प्रश्न है, थोड़ा स्पीड से चलेंगे। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत को चढ़ाना क्या कहलाता है? क्या ये वल्कनीकरण या गैल्वेनीकरण या फिर विद्युत लेपन या फिर मिश्र धातु कहलाता है? इसका जो सही जवाब है वो है गैल्वेनीकरण, जिसे हम लोग गैल्वेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, जिससे धातुओं में आसानी से जंग नहीं लगती। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी अर्थात नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? रतौंधी में व्यक्ति को शाम के समय अर्थात जब सूर्यास्त हो जाता है तो उनको जो वस्तुएं दिखाई देना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। तो ये हो जाता है विटामिन ए की कमी से, अर्थात रतौंधी किस कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। थोड़ा सा आपको विटामिन ए के बारे में जानकारी और देना चाहते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। एक इसका और वैज्ञानिक नाम आया है एक्स जाइरोफाइटॉल, अर्थात विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल के अलावा एक्स जाइरोफाइटॉल भी मिल जाता है। इस शब्द को भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका विटामिन सी। रिकेट्स किस रोग की कमी से होता है? विटामिन ए, डी, के या फिर ई? रिकेट्स रोग जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। रिकेट्स में होता क्या है? तो हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। क्या होता है? हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, बांझपन जिसे इनफर्टिलिटी के नाम से भी जानते हैं, किस विटामिन की कमी से हो जाता है? ऑप्शन है ई, विटामिन के, ए, सी। बताइए क्या जवाब है इसका? तो बांझपन जो हो जाता है वो हो जाता है विटामिन ई की कमी से, अर्थात महिलाओं में बच्चा जन्म लेने की समस्याएं प्रारंभ हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बांझपन कहते हैं। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है बी और सी, अर्थात जल में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से हैं? वी। यहीं पे बात करें वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। ए, डी, ई, के, ये विटामिन ए, डी, ई, के ये वसा में घुलते हैं और बी और सी है ये पानी में घुल जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आगे बढ़ेंगे। टीबी जिसे ट्यूबरकुलोसिस के नाम से भी जानते हैं, टीबी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? क्या डीपीटी लगाया जाता है, क्या बीसीजी लगाया जाता है, या पोलियो लगाया जाता है, या कोविड लगाया जाता है? तो जो इसका सही जवाब है वो है आपका बीसीजी। इसके पूरा फुल फॉर्म की बात करें तो बेसिल कॉलमेट ग्यूरिन। बीसीजी का पूरा नाम क्या होता है? बेसिल कॉलमेट ग्यूरिन। इसके जो बैक्टीरिया का नाम है जिसके जीवाणु के द्वारा फैलता है उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम
ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस ये एक जीवाणु है जिसके द्वारा टीबी रोग फैलता है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने, लुई पास्चर ने, फ्लेमिंग ने या फिर डार्विन ने? तो रेबीज के टीके की जो खोज की थी वो की थी आपके लुई पास्चर ने। किसने की थी? लुई पास्चर ने। रेबीज क्या होता है? तो कुत्ते के काटने से फैलने वाली एक बीमारी है, ध्यान दीजिएगा इसको भी। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है, ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, न्यूटन या फिर पास्चर। तो आपको पता होना चाहिए जो पेनिसिलिन की खोज करी थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी, और यह सबसे पहला प्रतिजैविक था। प्रतिजैविक, या फिर आप इसे टीका भी कह सकते हैं कि सबसे पहला विकसित टीका कौन सा था? तो पेनिसिलिन का था, जिसको बनाया था आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और इस खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। मार्स गैस किसे कहते हैं? मार्स गैस किसे कहते हैं? ईथेन को, मीथेन को, प्रोपेन को या ब्यूटेन को? पता होना चाहिए, मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है, जिसका सूत्र CH4 होता है। और ये पाई कहां जाती है मीथेन गैस? तो दलदली स्थानों में पाई जाती है, और खासकर धान के खेतों से बहुत ज्यादा निकलती है। कहां से? धान के खेतों से, और बायोगैस इसका मुख्य घटक भी कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में पाया जाने वाला जो अम्ल है वो है आपका ऑक्जेलिक। कौन सा अम्ल पाया जाता है भैया? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में, और इसका यूज जंग के धब्बे और दाग छुटाने में किया जाता है, दाग आदि को साफ करने में। चलिए, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में जो पाया जाने वाला अम्ल है वो है आपका मैलिक एसिड। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक एसिड। क्या पाया जाता है भैया? मैलिक एसिड। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से होने वाले रोग का नाम बताना है। रतौंधी है, घेंगा है, स्कर्वी है या फिर रिकेट्स है? तो पता होना चाहिए इसका जो सही जवाब है, आयोडीन की कमी से होने वाला जो रोग है वो है घेंगा, अर्थात गले में सूजन आ जाती है और गलगंड बन जाता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तांबा, लोहा, मैग्नीशियम या फिर जस्ता? हीमोग्लोबिन रक्त का घटक है। किसका घटक है ये? रक्त का, जिसमें कौन सी धातु उपस्थित होती है आपकी? लोहा धातु उपस्थित होती है। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण कहां होता है? फेफड़ों में और गुर्दों में? ऑप्शन बी है केवल दिल में, केवल यकृत में या फिर पेट में? तो आपको पता होना चाहिए जो रक्त का शुद्धिकरण होता है वो कहां होता है भैया? फेफड़ों में और गुर्दों में। फेफड़ों में गैसीय माध्यम में होता है, गुर्दों में अपशिष्ट रूप में होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? पिछली बार भी इस प्रश्न को हमने डिस्कस किया था। 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 फ़ारेनहाइट, 310 केल्विन या फिर उपरोक्त सभी? तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही जवाब है वो उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन में 310 केल्विन होता है। तो मानव शरीर के तापमान की बात करें तो ये सही जवाब, चारों जवाब इसके सही है आपके। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है?
ध्वनि की चाल अर्थात साउंड की जो चाल है वो सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है? वायु में, निर्वात में, इस्पात अर्थात ठोस में, या फिर जल में? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका इस्पात। अर्थात इस्पात एक विशेष प्रकार का ये लोहा हो सकता है, लोहा। तो सबसे ज्यादा चाल कहां मिलेगी आपको? इस्पात में। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की, दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की, या फिर द्रव्यमान की? तो जो प्रकाश वर्ष इकाई है ये दूरी की इकाई है। किसकी? दूरी की। और कैसी दूरी? खगोलीय दूरी की इकाई है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, बल का एसआई मात्रक क्या है? जूल है, न्यूटन है, वाट है, या फिर पास्कल है? तो बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, कई बार रेलवे आदि एग्जामों में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक क्या जूल है, न्यूटन है, वाट है, या फिर पास्कल है? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति अर्थात पावर का मात्रक क्या है? हर्ट्ज, वोल्ट, वाट, या फिर ओम? इसका सही जवाब है वाट। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा ऑप्शन है आपका 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, या 332 मीटर पर सेकेंड, या फिर अनंत? इसका जो सही जवाब है वो है आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या दिया? प्रकाश की चाल होती है। कितनी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने अर्थात शेविंग करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यह भी प्रश्न आपके 10th क्लास में कई बार पूछा जा चुका है। 10th क्लास, ये वीडियो जो है सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और किसी भी प्रकार का एग्जाम होता है, सभी में प्रश्न बहुत भर भर के पूछे जाते हैं। जवाब देने का प्रयास कीजिए। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल, अवतल, समतल, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका अवतल दर्पण अर्थात कॉनकेव दर्पण। अगला प्रश्न है, गाड़ियों में पीछे का दृश्य अर्थात साइड मिरर देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? गाड़ियों के साइड में जो शीशे लगे होते हैं, पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल, समतल, या फिर बेलनाकार? इसका जो सही जवाब है वो है आपका उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, या बाईफोकस लेंस? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष को हम लोग मायोपिया के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? मायोपिया। तो ध्यान रखेंगे, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला प्रश्न है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? बच्चे इस प्रश्न पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं डिस्कस किए दे रहा हूं यहाँ पे। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम, और एक होता है अधिकतम, यानी ज्यादा से ज्यादा। प्रश्न को दोबारा से पढ़ते हैं। प्रश्न पूछा क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, अनंत, या फिर 10 सेंटीमीटर? तो इसके सही जवाब की बात करें तो इसका जो सही जवाब है वो है 25 सेंटीमीटर। अर्थात स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है, कम से कम दूरी होती है, वो 25 सेंटीमीटर होती है। और अगर अधिकतम दूरी की बात करें तो वो अनंत होती है। कितनी होती है भैया? अनंत दूरी तक होती है। कब? अधिकतम दूरी। यहाँ पे क्या है? न्यूनतम,
तो न्यूनतम का जवाब हो गया 25 सेंटीमीटर और अधिकतम पूछेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनंत दूरी तक। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर या फिर सिस्मोग्राफ? तो बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। अगला प्रश्न, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर, थर्मामीटर या फिर ओडोमीटर? तो लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है, अर्थात पता चलता है कि दूध में कितनी मात्रा में पानी मिलाया गया है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र का नाम बताना है। क्या ये बैरोमीटर है, क्या ये सिस्मोग्राफ है, क्या ये पॉलीग्राफ है या फिर एनीमोमीटर है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? सिस्मोग्राफ, या फिर इसी को रिएक्टर स्केल भी कह सकते हैं। रिएक्टर स्केल या फिर सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न है, सापेक्ष आर्द्रता अर्थात ह्यूमिडिटी मापने वाला यंत्र कौन सा है? क्या ये हाइड्रोमीटर है, क्या ये हाइग्रोमीटर है, क्या लैक्टोमीटर है या फिर पोटेंशियल मीटर है? तो अगर बात करें आर्द्रता मापने के लिए तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसकी जो खोज की थी वो थे आप जे थॉमसन। अगले प्रश्न पे, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जो करी थी वो करी थी आपके जेम्स चैडविक ने। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। ये सभी प्रश्न हम पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे गैलीलियो, रॉन्टजन, क्यूरी या फिर एडिसन? तो एक्सरे की जो खोज करी थी वो करी थी आपके रॉन्टजन ने। किसने करी थी? रॉन्टजन ने। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया, थॉमस अल्वा एडिसन ने किया या फिर न्यूटन ने किया या मैडम क्यूरी ने किया था? तो विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था वो थे आपके थॉमस अल्वा एडिसन, अर्थात थॉमस एडिसन ने विद्युत बल्ब की खोज की थी। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? क्या ये पृथ्वी है, बृहस्पति है, शनि है या फिर मंगल है? तो बात करें सबसे बड़े ग्रह की तो यह है आपका जुपिटर, जिसे हम लोग बृहस्पति के नाम से भी जानते हैं। यहां ग्रहों का क्रम आपको दिखाया गया है। ये आपका जुपिटर है, ये सैटर्न हो गया, नेपच्यून हो गया, यूरेनस हो गया, अर्थ हो गई, ये हमारी पृथ्वी है। आकार से आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये वीनस हो गया, मार्स हो गया और ये मरकरी हो गया। अगला प्रश्न है, भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार या सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। भोर का तारा या सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका शुक्र, अर्थात वीनस। क्या सही जवाब है? शुक्र ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लाल ग्रह, रेड प्लैनेट के नाम से किसे जानते हैं? शुक्र को, मंगल को, बृहस्पति को या फिर शनि को? तो इसका जो सही जवाब है, लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह या मार्स को जानते हैं। अगला प्रश्न, कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? सोडियम, पारा, गैलियम, एल्युमिनियम? क्या ऑप्शन इसका है? सही जवाब है आपका पारा। पारा कमरे के ताप पर किस अवस्था में मिलती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी अधातु अर्थात नॉन मेटल कमरे के ताप पर
द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ब्रोमीन। ये दोनों प्रश्न बार बार पेपरों में पूछे जाते हैं, तो इनका विशेष ध्यान दीजिएगा। ब्रोमीन आपका अधातु है, अधातु तत्व कह लीजिए इसको, और जो पारा था वो धातु तत्व कह लीजिए। ठीक है, तो धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे कि कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसका आंसर जो आएगा वो ब्रोमीन आएगा। और यही बात करें कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो उसका जवाब क्या आ जाता है आपका? पारा आ जाता है, जिसे हम लोग Hg के नाम से भी जानते हैं, हाइड्रोकार्बन। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है? स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ में क्या मिलाया जाता है? तांबा और जस्ता मिलाया जाता है, क्रोमियम और निकल मिलाया जाता है, टिन और शीशा मिलाया जाता है, या केवल कार्बन मिलाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है क्रोमियम और निकल। क्या सही जवाब है? क्रोमियम और निकल। अगला प्रश्न, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो विटामिन B12 में पाई जाती है आपकी कोबाल्ट धातु। कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। क्या नाम है? कोबालामिन, साइनोकोबालामिन, जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो इसका यूज कैंसर के उपचार में किया जाता है। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो क्लोरोफिल में जो पाई जाने वाली धातु है वो है आपकी मैग्नीशियम। कौन सी धातु पाई जाती है भैया? मैग्नीशियम पाई जाती है। और ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बहुत आसान सा प्रश्न है। 206 हड्डियां पाई जाती हैं भैया। और वहीं अगर छोटे बच्चों की बात करें, नवजात शिशुओं में लगभग 300 हड्डियां होती हैं। कितनी? 300 हड्डियां। ध्यान दीजिएगा, जब बड़े हो जाते हैं हड्डियां जोड़ के कितनी हो जाती है? टोटल 206। अगला, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऊतक है, कोशिका है, अंग है, या अंग तंत्र है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या कहलाती है? कोशिका। और कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है आपका? ऊतक कहला देता है। जब ढेर सारी कोशिकाएं मिल जाती हैं तो किसका निर्माण करती हैं? ऊतक का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? 500 ग्राम, 1350 से 1400 ग्राम, 2000 ग्राम, या फिर 1000 ग्राम? तो मनुष्य के मस्तिष्क की वजन की बात करें तो इसका जो जवाब है वो है 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम के बीच में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये सबको पता होना चाहिए, लगभग 70 से 72 बार। यहीं पे एक बात और डिस्कस करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो हृदय होता है 1 मिनट में लगभग 100 बार धड़कता है। कितनी बार? 100 बार। नवजात शिशु होते हैं, छोटे बच्चे। चलिए, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप, जिसे ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, ये कितना होता है? सामान्य मनुष्य का रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कितना होता है? क्या 100/80 mmHg होता है, या 120/80 mmHg होता है, या फिर 150/90 mmHg होता है, या फिर 80/120 mmHg होता है? इसका जो सही जवाब है वो है 120/80 mmHg। किस ऑप्शन पे मौजूद है? देखेंगे अपने ऑप्शनों को। बी ऑप्शन आपका सही है, 120/80 mmHg। यानी सामान्य मनुष्य का जो बीपी होता है या ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? 120/80 mmHg। चलिए, एक चीज और बता देते हैं आपको। जो ऊपरी वाला होता है अर्थात जो 120 है, इसको बोलते हैं सिस्टोलिक। और जो नीचे वाला होता है
इसे बोलते हैं डायस्टोलिक। डायस्टोलिक। इन्हीं की वृद्धि या कमी के कारण बीपी लो और बीपी हाई की शिकायत देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, बीपी अर्थात रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? यानी ब्लड प्रेशर की जो माप की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? तो वो है आपका स्फेग्नोमैनोमीटर। किसके द्वारा मापा जाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ध्यान दीजिए। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण मानव शरीर में कहाँ होता है? गुर्दे में, यकृत में, आमाशय में या फिर आंत में? तो जो इसका सही जवाब है वो है आपका लीवर अर्थात यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। एलिसा टेस्ट किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? एलिसा टेस्ट किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके एड्स के उपचार में। एड्स, जिसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। कभी कभी एड्स का नाम भी पूछ लिया जाता है कि एड्स का पूरा नाम क्या है, तो ध्यान दीजिएगा एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एलिसा की बात करें तो इसका नाम होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एस्से। तो ध्यान देंगे एलिसा परीक्षण जो किया जाता है वो एड्स रोगियों के उपचार में किया जाता है या एड्स रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे, टाइफाइड शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े को, आंतों को, मस्तिष्क को या फिर लीवर को? तो टाइफाइड के द्वारा प्रभावित अंग क्या है? आपका आंत, जिसे हम लोग इंटेस्टाइन के नाम से भी जानते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है? पूछा गया है सबसे हल्की धातु कौन सी है? एल्युमिनियम, लिथियम, प्लैटिनम या फिर मैग्नीशियम? इसका सही जवाब है आपका लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम। यहीं पे बात करें कि सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्के तत्व की बात करें तो इसका आंसर हो जाता है आपका हाइड्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु आपकी है ओस्मियम। कौन सी धातु भैया? ओस्मियम। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन, मीथेन या प्रोपेन या फिर ईथेन? तो गोबर गैस का जो मुख्य घटक होता है वो मीथेन होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। गोबर गैस में लगभग 55 से 75% मीथेन गैस पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। एलपीजी गैस में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? क्या मीथेन मिलाया जाता है, एथाइल मरकप्टेन मिलाया जाता है, सल्फर मिलाया जाता है या फिर क्लोरीन मिलाया जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका इथाइल मरकप्टेन मिलाया जाता है। क्या मिलाते हैं? इथाइल मरकप्टेन, जिसके कारण हमें एलपीजी में गंध पता चल जाती है कि गंध गैस कहीं से लीक आदि तो नहीं हो रही है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मुख्य गैस कौन सी है? ग्लोबल वार्मिंग, जिसके कारण आज हमारे संपूर्ण पृथ्वी में खतरा मंडरा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर ओजोन? तो ग्लोबल वार्मिंग का जो सबसे बड़ा कारण है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 गैस। अगला प्रश्न, ओजोन परत में छिद्र के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? ओजोन परत में छिद्र के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? CO2 है, CFC है, मीथेन है या फिर SO2 अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन। AC, फ्रिज
आदि से निकलने वाली जो गैसें हैं वो ओजोन परत को बहुत अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचा रही हैं, जिसके कारण CFC चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 16 सितंबर को मनाया जाता है आपका ओजोन दिवस। 22 अप्रैल को मनाया जाता है आपका विश्व विरासत दिवस। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिए थे? केपलर ने, न्यूटन ने, गैलीलियो ने या कॉपर्निकस? किसने दिए थे भैया? तो इसके जो नियम दिए थे वो न्यूटन ने दिए थे, गुरुत्वाकर्षण के नियम। अब इस नियम में क्या बताते हैं कि ब्रह्मांड में हर एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कहीं कहीं इसका मान हम 10 भी मान लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा सुविधा के अनुसार अपना बदल भी सकता है। 9.8 या 10 इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण पर, संवेग संरक्षण पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर या जड़त्व के नियम पर? तो रॉकेट जो कार्य करता है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, अर्थात कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र कौन सा है? अर्थात समुद्र की गहराई किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, अल्टीमीटर, फायदोमीटर, हाइग्रोमीटर या फिर रडार। तो समुद्र की जो गहराई मापी जाती है वो फायदोमीटर के द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा? फायदोमीटर के द्वारा। सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? ये किसके लिए किया जाता है? क्या ये अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा किया जाता है, नौ संचालकों जिसे नेविगेशन कहते हैं उनके लिए किया जाता है, या डॉक्टरों द्वारा किया जाता है, या इंजीनियरों के द्वारा किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए सोनार का जो यूज होता है ये नौ संचालकों अर्थात जो बड़े बड़े जहाजों को लेकर समुद्री यात्राओं में जाते हैं उनके द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है? आतिशबाजी जब आप देखते हैं पटाखे आदि छूटते हैं तो आसमान में कई रंग बिरंगे हमें संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं, तो इसका कारण क्या है? क्या ये स्ट्रांसियम है, बेरियम है, सोडियम है या फिर तांबा है? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका बेरियम, अर्थात बेरियम के कारण जो पटाखों में हरा रंग हमें दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे पीओपी भी कहते हैं ये किससे बनता है? क्या ये चूना पत्थर से बनता है, क्या जिप्सम से बनता है, क्या संगमरमर से बनता है या बॉक्साइट से बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? जिप्सम से होता है। और जिप्सम का प्रयोग कहाँ करते हैं? टूटी हुई हड्डियों को प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? आपके एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी चालक या सुचालक मानी जाती है? क्या ये सोना है, चांदी है, तांबा है या फिर एल्युमिनियम है? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका चांदी। क्या है सही जवाब? चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक, सबसे अच्छा चालक चांदी सही जवाब है इसका। अगला प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? क्या नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय संलयन है या रासायनिक दहन है या रेडियो एक्टिविटा है? तो इसका सही जवाब जो है वो है आपका नाभिकीय संलयन।
सूर्य में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो क्या है आपका? नाभिकीय संलयन। चलिए दोस्तों, 150 प्रश्न आपके पूरे हुए। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न पसंद आएंगे, तो खूब अच्छे से इनको पढ़िएगा और जो भी आगे की वीडियो होंगे वो आपको टाइम टाइम से मिलते रहेंगे। अपने चैनल सिलेक्शन सेतु को खूब सारा प्यार दीजिएगा, सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। ये हमारे चैनल का नाम है सिलेक्शन सेतु। धन्यवाद मित्रों।